Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jia and Diya English Classes। तो गाइज आज जो हम लेसन कवर करने वाले हैं वो लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। लेसन का नाम है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये है क्लास 10th। किसका है मेरे भाई? क्लास 10th का है। एक लेसन है और उस लेसन का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। मतलब इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इब्राइट, और इब्राइट को एक साइंटिस्ट कैसे उसकी माँ बनाती है ये आप लोग लेसन में पढ़े होंगे, और उसके अंदर क्या क्या क्यूरियोसिटी थी और उसने किन किन चीज़ों में अपनी रुचि ली और उसकी माँ का क्या योगदान रहा अपने उस लड़के को, नन्हे से लड़के को एक अच्छा वैज्ञानिक बनाने में। उस लेसन से हम आज क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बहुविकल्पियों को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं लेसन्स पे। ठीक है, इस लेसन का जो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा अल्टरनेटिव क्वेश्चंस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। जो आपके 20 नंबर आते हैं ये उनमें से है। अब 20 नंबर में से बड़े आराम से प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री मिला के 8 से 10 नंबर ले लेगा, और भी ले लेगा, 12-13 तक जाएगा, 15 तक भी हो सकता है, और 5-7 नंबर आपकी ग्रामर पोर्शन से पूछेगा। तो हल्के में मत लीजिए मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका स्कूल से जो है 30% आपको ऐसे ही मिल रहा है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के अकॉर्डिंग आपको 30% स्कूल से मिलता है। थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे, अगर 20 में 20 ये सही करके जाएंगे तो 50% आपका रिजल्ट ऐसे ही बन गया। और रही बात लिखने की, तो आप जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे, और कुछ ना कुछ लिखेंगे तो मिलेगा भी कुछ ना कुछ। तो ऐसे में आपका जो परसेंटेज होगा वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए आ जाते हैं हम टॉपिक पे। बहुविकल्पीय का क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव। सबसे सही विकल्प को चुनिए टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कथन को पूरा करने के लिए, कथन को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है वन थिंग दैट रिचर्ड ई ब्राइट कुड डू इज। केवल एक ही चीज रिचर्ड ई ब्राइट जो कर सका। अब क्या कर सका? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलता था। कलेक्टिंग थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करता था। स्विम, SWIM, स्विम अक्रॉस, तैरता था। प्ले बेसबॉल, बेसबॉल खेला करता था। तो भाई वो एक ही कार्य करता था। आप जब लेसन को पढ़ें शुरू से अंत तक किसी ना किसी चीज़ों को हमेशा क्या करता था? इकट्ठा करता था। तो इस तरह से आपका विकल्प जो शुरू होगा, इस तरह से जो आपका विकल्प सही होगा ये होगा क्या? कलेक्टिंग थिंग्स। क्या हो जाएगा? कलेक्टिंग थिंग्स। ठीक, आगे क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन हिज चाइल्डहुड। मतलब व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। ई ब्राइट बचपन से ही क्या इकट्ठा करना शुरू किया? क्या इकट्ठा करना शुरू किया था? बटरफ्लाइज, तितलियों को, क्वाइन, सिक्कों को, स्टैम्प, कागजों को या स्टैम्प, टिकटों को, स्टैम्प माने टिकट भी होता है, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को। किसको इकट्ठा करना शुरू किया था बचपन से? स्टार्ट किया था किससे? बटरफ्लाइज, तितलियों से। ठीक, अब और आगे आ जाते हैं। लिखा है
इब्राइट्स मदर, इब्राइट्स मदर, इब्राइट की माँ गिफ्टेड हिम ए बुक, उसे एक पुस्तक उपहार में दी, इनटाइटल्ड, जिसका शीर्षक था द ट्रैवल ऑफ वायसराय, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क यक्स, द हैबिट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। तो जो बुक उसकी माँ ने उसे उपहार स्वरूप भेंट किया था, उस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क। ये यक्स है भाई मेरे, ये एक्स है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक्स है, ठीक है। तो ये आपका विकल्प सही होगा, मोनार्क एक्स। ठीक, समझ में आ गया। आगे, अब आगे क्या है, द राइटर ऑफ द लेसन, इस अध्याय के लेखक, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, मतलब द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज के लेखक कौन है, मतलब इसके राइटर कौन है, तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो यही है इसके लेखक, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ध्यान में रहे, यही इसके लेखक है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। क्या है, हाँ, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। चलिए और आगे आते हैं। अब और आगे में क्या है, कह रहा एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, हार्वर्ड चिकित्सक स्कूल में रिचर्ड ई ब्राइट बिगिन्स डूइंग एक्सपेरिमेंट। रिचर्ड ई ब्राइट ने अपना प्रयोग करना शुरू किया बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहते थे। अब क्या चाहते थे, टू सेव हिज लाइफ, वे अपना जीवन बचाना चाहते थे। नहीं भाई, ये गलत है। टू सेव अदर्स लाइफ, वे दूसरों की जीवन को बचाना चाहते थे, ये भी गलत है। टू प्रूव द रिएक्शन, वे इस क्रिया को सत्य करना चाहते थे या दिखाना चाहते थे, मतलब इस क्रिया को सिद्ध करना चाहते थे, ये भी गलत। टू टेस्ट हिज थ्योरी, वे अपने सिद्धांत का परीक्षण करना चाहते थे, यही सही होगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब जो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था उसका उन्होंने क्या किया था, परीक्षण किया था। जैसे जब कोई, जैसे मान लीजिए सपोजर हम ही लोग हैं, जब कोई भी अध्यापक किसी चीज़ का ट्रिक बनाता है तो ट्रिक बनाने के बाद उसका वो परीक्षण करता है कि क्या सही बैठ रहा है कि नहीं, तब वो लोगों के बीच तक उसको लॉन्च करता है, किसी बच्चे को वो तब बताता है। ठीक, तो ऐसे वो जो सिद्धांत बताए थे उसका जब परीक्षण किए और जब वो सही लगा तो वही होगा क्वेश्चन। ठीक, आगे कह रहा है ई ब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम, मतलब ई ब्राइट ने स्नातक कहाँ से हुए, इसका कहने का मतलब ई ब्राइट स्नातक हुए का मतलब उसमें 4 विकल्प होगा कि किस किस विश्वविद्यालय से हुए थे। पहला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, दूसरा हार्वर्ड, तीसरा ऑक्सफोर्ड और तीसरा चौथा लंदन। तो कौन विद्यालय से हुए थे भाई, किस विद्यालय से हुए थे, मतलब सॉरी विद्यालय नहीं रहा, सॉरी माफ कीजिए, विद्यालय नहीं हुआ, ये विश्वविद्यालय रहा। कौन सा विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर, चलिए फिर अगला है एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब एंटोमोलॉजी अध्ययन या एंटोमोलॉजी का मतलब अगर कोई जान जाएगा तुरंत उसका कि एंटोमोलॉजी मैंने किस चीज़ का अध्ययन है, मतलब इंग्लिश में जो एंटोमोलॉजी कहा गया उस पर किस चीज़ का। पहला बर्ड्स, तितलियों का, बीज मधुमक्खियों का, बटरफ्लाइज, सॉरी बर्ड्स का मतलब तितलियाँ कहेंगे, सॉरी बर्ड्स पंछियों का, चिड़ियों का, बीज मधुमक्खियों का, बटरफ्लाइज तितलियों का, इंसेक्ट्स कीटाणुओं का। तो एंटोमोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कीटाणुओं का। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंसेक्ट्स। तो इस तरह से आपके 8 जो बहुविकल्पीय मेरे अकॉर्डिंग लग रहे थे कि प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, उसको मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपका पैसेज पे कमांड है तो आप इसको 8 नहीं 18 अगर बना दे तब भी आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पैसेज पे भी कमांड आप
बनाइए। ठीक, चलिए और आगे हम चलते हैं। अब आगे जो होगा हमारा क्या होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इनको भी हम जान लेते हैं। अब इनको क्या है जानते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। देखा, हाउ डिड हिज मदर, हिज मदर का मतलब उस साइंटिस्ट की, इब्राइट की बात हो रही है यहाँ पे कि इब्राइट की माँ उनकी मदद कैसे करती थी। ठीक, चलिए जानते हैं। हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न, उनकी माँ उसे अध्ययन करने में या सीखने में उत्साहित करती थी, या उसकी माँ सीखने में उसके मनोबल को बढ़ाती थी। एंड टूक हिम ऑन ट्रिप्स, और उन्हें यात्राओं पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, कैमरा, उसके लिए टेलीस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, पर्वत पर चढ़ने वाले या पर्वतीय पदार्थों को खरीदती थी। एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य औजारों को भी, दैट हेल्प्ड हिम इन मेनी वेज, और वह उसकी कई तरीकों से मदद करती थी। अब क्या कह रहा है भैया, इसमें यही कह रहा है कि हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ उसकी कैसे मदद। तो आपको पैसेज में पढ़ाया गया था कि उसकी माँ जो थी वो, इसके पिता तो थे नहीं, तो माँ ही सब कुछ थी। और माँ इसको टूर पे ले जाती थी, ये बाहर खेलने न जाए तो इसके लिए इसके दोस्तों को घर ही पे बुला लेती थी। तो ऐसे मदद करती थी। ये कहीं भी जाता था, कोई जिज्ञासा इसके अंदर होती थी, ये खरीदना वो खरीदना, तुरंत उसकी माँ खरीद करके इसको दे देती थी। ठीक, तो यही इतना आपको लिखना है। अगर और आप चाहे बढ़ा के तो और बढ़ा के लिख सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए था मैंने उतना आपको लिखाया। आगे फिर अगला क्या कह रहा है भाई, व्हाट लेसन, क्वेश्चन हमारा है व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न, इब्राइट ने कौन सा अध्याय सीखा। When he does not win anything at a science fair, जब वह एक विज्ञान मेले में कुछ भी नहीं जीत पाया। पढ़े थे ना कि विज्ञान मेला लगा था, ये भी सब हर लोग गए थे, हर बच्चे गए थे, जो अपनी प्रदर्शनी वहाँ जो लगी थी उसमें दिखाने के लिए। इब्राइट भी गया, और जब पहली बार गया तो पहली बार हार के आया, और जब हार के आया तो क्या सीखा उससे। जैसे आप ही अमीर लोग, बहुत से लोग हैं, कोई काम करते पहली बार सफल नहीं होते, तो जो हार मान गए उनकी कहानी खत्म। लेकिन जो हार नहीं मानते हैं ना, वो सीखते हैं कि भैया हमने फॉल्ट कहाँ किया, हमने गलती कहाँ की। और जो इस तरह फिर से एक बार गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है, वो बंदा 100% सफल होगा, उसके सफलता के 100% चांस होंगे। ठीक है, तो चलिए वही कह रहा है यहाँ पे, व्हाट लेसन डज इब्राइट लर्न, इब्राइट ने कौन सा अध्याय सीखा। व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, जब वह एक विज्ञान मेले में कुछ भी जीत नहीं पाए। तो क्या नहीं हुआ था भाई, चलो जान लेते हैं। अरे भाई यहीं से आंसर तो देखिए, यहाँ से लिखिए। व्हेन ही है तो ही के जगह पे इब्राइट लिख दीजिए। व्हेन इब्राइट डज नॉट है तो डज है तो डिड लिख दीजिए। डिड नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर, देखिए ये एक लाइन आपका इसे टर्न से बन गया भाई, एक लाइन तो ऐसे आपका हो गया। ठीक है, अब याद कहाँ, आधा तो आपने आपको इसे ट्रिक से बता दिया भाई। When Ebride did not win anything at a science fair, he learned, उन्होंने सीखा, that science is not a neat display, विज्ञान केवल एक स्वच्छ प्रदर्शन नहीं है आप समथिंग किसी भी चीज़ का, बट डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट, लेकिन एकदम सही प्रयोग है। उन्होंने ये सीखा कि वहाँ केवल ऐसे आपको किसी चीज़ को दिखा देना ही मतलब नहीं है, वो सही बैठे, प्रयोग करके भी वो सही बैठे, वही चीज़ें उन्होंने वहाँ पर सीखा। ठीक, चलिए फिर और आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
what was Ebright's hobby in early childhood? What was Ebright's hobby in early childhood? Ebright का बचपन में क्या शौक था? जैसे होता ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में किसी का कुछ ना कुछ शौक होता है, और भैया बचपन में ही नहीं और भी किशोरावस्था में भी किसी ना किसी का, हर अवस्था में सबका कोई शौक है, लेकिन बचपन की तो बात कुछ अलग है। हर कोई, यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, हर कोई बचपना सबका निकल चुका है और बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे, जिसको याद होगा। ठीक, तो चलिए क्या क्या भाई इकट्ठा करता था या उसकी क्या हॉबी थी, स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं। Ebright used to collect things in early childhood. Ebright अपने बचपन के शुरुआत में चीज़ों को इकट्ठा करता था। तो यार इसको लिखना बड़ा आसान है, कौन ऐसा नहीं है जो बचपन में चीज़ों को इकट्ठा कर नहीं रहा? हर कोई करता था, मैं भी किया हूँ, मैं भी अपने ज़माने में क्या था भैया, हम लोग खपड़ा खेलते थे। खपड़ा जानते हैं? अरे जो खपड़े का जो घर होता है वैसे ही खपड़े का ऐसे फोड़ के, जैसे लोग पैसा खेलते हैं गुच्ची, हम लोग खपड़ा खेलते थे, उसको स्टोर करते थे। कंचे खेलते थे, गोली, वो भी स्टोर करते थे। बाद में क्या हुआ, ये माचिस को निकाल लेते थे ऊपर का दोनों साइड का, और उसको ताश टाइप बनाते थे, ऐसे रखते थे, उसको खेलते थे, वो भी रीसेल भी हो जाता था। तो ऐसे चीज़ों को इकट्ठा करना सबकी आदत है। तो एक टॉपिक ऐसे आपका आंसर हो गया कि Ebright यूज्ड टू कलेक्ट थिंग्स इन अर्ली चाइल्डहुड। Ebright बचपन से ही चीज़ों को इकट्ठा करता था। He also collect butterflies, वह तितलियों, रॉक, चट्टानों, फॉसिल्स, जीवाश्म एंड कॉइन्स और सिक्कों को भी इकट्ठा करता था। चलिए चीज़ों को इकट्ठा था, उस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें थी? बटरफ्लाइज, तितलियाँ, रॉक, चट्टान, छोटा मोटा चट्टान का टुकड़ा रहा होगा, फॉसिल्स, जीवाश्म एंड कॉइन्स और सिक्के, ये सब चीज़ों को क्या करता था? इकट्ठा करता था। He was an eager astronomer too, वह एक जिज्ञासु खगोल विधि था। ठीक है, जिज्ञासु खगोल शास्त्री था या खगोल विधि, इसका मतलब क्या? जैसे तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में से सोचा जाए, तो वो उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करता था? वो सोचता रहता था। ठीक, और आगे चलिए। What was Ebright's project in his 8th grade? 8वीं कक्षा में Ebright का क्या प्रोजेक्ट था? मतलब जिसने 8वीं कक्षा में जब Ebright था तो उसने किस चीज़ को बनाया था, किस चीज़ पे उसने ये प्रयोग किया था, ये बताना है। तो चलो, Ebright's project was in his 8th grade। अब यहीं से छोड़ लो, Ebright's project, अब यहाँ वाज है, यहाँ ले आओ, वाज इन हिज 8th grade। अब एक लाइन आपका ऐसे क्लियर, दैट ही ट्राइड टू फाइंड द केस ऑफ वायरल डिसीज, उसने होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की इन मोनार्क कैटरपिलर्स, मोनार्क तितलियों में, मतलब मोनार्क तितलियों में उसने होने वाली बीमारियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की। ठीक, चलिए और आगे। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट? एक किताब उसके लिए टर्निंग पॉइंट कैसे हुई इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ? मतलब रिचर्ड ई ब्राइट के जीवन में एक पुस्तक ने क्या बदलाव ला दिया या क्या टर्निंग पॉइंट हुआ? टर्निंग पॉइंट का मतलब जैसे कुछ चीज़ें हमको, जैसे कभी हम किसी को देख करके बदल जाते हैं, कभी किसी को सुन करके बदल जाते हैं, कभी अपने हालातों को, या कभी जैसे इंसान जरूर बदलेगा जब वक्त आएगा। देखिए किसी को कितना भी क्यों ना कहा जाए भैया सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, और आप लोगों की इतनी अवस्था हो गई है कि आप कहने से तो सुधरेंगे नहीं, हाँ कहने से जो सुधरा
फिर उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अपने से बड़ों के द्वारा जो डांटा जाता है और डांटने के बाद उसको विथहार्टली ये लेता है कि नहीं ये हमारे अच्छे के लिए डांट रहे हैं, हमको कुछ करना चाहिए, तो वो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। और जो बड़ों को इग्नोर करते हैं ना मेरे भाई, वो बाद में क्या होता है, ये आप अपने मोहल्ले के लड़कों से देखिए। जब एक ज़माना था, उनका जो क्रिच होता था, क्रिच मतलब पैंट शर्ट जो कपड़े होते थे, देखिए कितना स्टाइलिश पहन के जाया करते थे, हमेशा प्रेस, साफ सुथरा। और जो वही 10 साल 15 साल जो गुजर गए हैं, अब उनकी स्थिति देखिए क्या है। क्या अभी भी उसी तरह हैं? जिन लोगों ने अपने आप को सहेज के रखा, उनका तो स्थिति अभी भी उसी तरह बना है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को सहेजा नहीं, वो जाके देखिए नरेगा मजदूरी भी नहीं कर पाते होंगे, जाते ये बम्बई कमाए, वहाँ से जब ये कह रहे भैया हम तो कंपनी में रहें, सठवा में बहुत मानत रहा, भले वहाँ जाके गोबरे उठाओ तुम। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, इस विषय पे कभी फिर बातें करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस पर हम बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ? रिचर्ड ई ब्राइट के जीवन में एक किताब, मतलब किताब कैसे टर्निंग पॉइंट हुई, या कैसे एक अजीब तरीके से मोड़ हुआ, या कैसे एक अजीब बदलाव लाया। चलिए, कह रहा है द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, किताब द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, ये उसका शीर्षक था, पाठ का नाम था। जैसे इस पाठ का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, वैसे उस पुस्तक जो उसकी माँ ने दिया था, फिर से जान लो उसकी माँ ने भी यही पुस्तक दिया था, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो यही है इसमें दिया नहीं, ठीक। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स बिकेम ए टर्निंग पॉइंट। इतना लिखने के बाद यहां लिख दीजिए बिकम है तो बिकेम हो जाएगा, ए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट उसके बाद इन, चाहे आप लिखिए रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ, चाहे इन हिज लाइफ, चाहे ये भी लिख सकते हैं इन रिचर्ड्स ई ब्राइट्स लाइफ। देखिए थोड़ा सा आपको याद करना है, आपका 2 लाइन लगभग 1.5 लाइन कंप्लीट। एंड इंस्पायर्ड बाई दिस बुक, और इस किताब से प्रेरित हो करके रिचर्ड स्टार्टेड रेजिंग ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम। रिचर्ड ई ब्राइट अपने घर के नीचे एक बेसमेंट में तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मतलब मोनार्क एक्स जो बुक थी उससे इतने प्रभावित हुए, ये प्रभावित होने के बाद जो जैसा उसमें लिखा गया था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने तितलियों को इकट्ठा किया अपने बेसमेंट में। और इकट्ठा करने के बाद उन बेसमेंट में क्या करते थे, वे उसमें से क्या करते थे, उन पे प्रयोग किया करते थे, ठीक। लेसन में पढ़ाया गया है, बताया भी गया है। तो चलिए और आगे आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो 60 क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था कि हाँ पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया। और बहुत अधिक लिखवाएंगे नहीं, मैं जितना लिखवा रहा हूँ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, उतने में से आपका 100% आ जाएगा बोर्ड पेपर। ये वादा है मेरा आप लोगों से, 100% आ जाएगा मेरे भाई, 100%, ठीक। अगर ये कुछ लोग कह रहे हैं फर्जी बोल रहे, फर्जी में नहीं बोल रहा हूँ भैया। जो लोग पढ़ चुके हैं या जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनके घर के लोग पढ़े हैं, आप उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए कि विशाल सर जी का पढ़ाया हुआ मतलब क्वेश्चन पेपर में आता है या नहीं आता है। अभी वो बता देंगे, ठीक। चलिए फिर आगे लॉन्ग हाथ पे आ जाते हैं। और लॉन्ग पे क्या है पहला क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन क्या है? What are the necessary thing in making of a scientist? एक वैज्ञानिक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए? अब कह रहा है भैया एक वैज्ञानिक अगर कोई बनेगा तो उसके लिए क्या होगा, जैसे आप भी कोई चीज़ कहते हैं भैया अच्छा ये बनना है तो उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही है, ठीक। या वही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा,
व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। बातें वही है, वहाँ चीज़ों की बात करें, यहाँ गुण की बात की। मैंने एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए, वहाँ चीज़ों की बात हो रही है। ठीक, तब भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और ऐसे क्या लिखेंगे, चलिए जानते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। भैया आप कुछ भी बनने की कोशिश कीजिए, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिक चीज़ों की क्या होती है, आवश्यकता होती। तो यहाँ भी कह रहा है कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ही शुड पॉसेस ए फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले उसका मस्तिष्क एकदम शुद्ध होना चाहिए। फर्स्ट रेट का मतलब एकदम यहाँ से शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि नहीं पता नहीं गहुआ बोई गोई कि नहीं, ये सब सोचना नहीं है। हे बहनू बजरिया गरी नहीं, तनिक भी आपका दिमाग बस उसी जिस लाइन में आप हैं उसी में चलना चाहिए। तनिक भी इधर उधर का खुराफात नहीं, मतलब एकदम फर्स्ट रेट का होना चाहिए। मतलब कुछ भी इस तरह का उस तरह की बातें उसमें चलनी नहीं चाहिए। ठीक, चलो ये तो कुछ हद तक ठीक बा। कहूँ पड़ोसी घर बनवाओ तो ई ना सोच अरे यार वो कैसे घर बनवाओ बा, हम बनवा ही नहीं पाओ। ये सब दिमाग में कचड़ा पाल के नहीं रखना भाई। ठीक है, तो ये कह रहा फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। एंड द विल पावर, मतलब उसके अंदर जिज्ञासा और मजबूत दृढ़ शक्ति होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी का मतलब कौन चीज़ सोचो कि चीज़ें भाई कैसे हुई कि नहीं हुई, कैसे हुई, कब हुई, मतलब उस चीज़ के बारे में सोचो। मतलब कोई अच्छी चीज़ों को सोचो जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हो। पॉजिटिव थॉट रखिए। और आपका जो विल पावर हो एकदम मजबूत हो। मजबूत विल पावर, मजबूत मतलब का हो, जैसे कोनो सर जी पूछिन कोनो विकल्प कहीं बताओ लंचो के रहा, तो हर कोई जानता है किसान था, एक गरीब किसान था। अब उसमें कह दिए कि किसान किसान रहा 2-3 दिन गोटीन कहीं अरे किसान रहा अब बहुत मारा। ऐसा कभी कभी आपका जो विल पावर मजबूत नहीं रहता, तब आप कहो यार लागत कह, अगर जो कह दिन अरे वो पोस्टमैन रहा, कब वो लागत बस सही हमू को डाउट। अगर आपका विल पावर मजबूत है कहो सर जी, कहेंगे सारी इस तरह नहीं कहेंगे कि सर जी लेंचो एक किसान ही था, आप कितना भी मुझे इधर उधर कीजिए लेकिन मैं अच्छी तरह से उसको पढ़ाऊँ। तो ऐसे इसी को कहते हैं विल पावर। तो क्या कह रहा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। ई ब्राइट हैड ऑल दीज थिंग्स, ई ब्राइट के पास ये सब चीज़ें थीं। ही शुड बी कम्पिटिटिव, वह एक स्पर्धा वाला था या चुनौतियों वाला था। ही शुड बी कम्पिटिटिव, उसे चुनौतियों वाला होना चाहिए। बट नॉट ए बैड सेंस, लेकिन एक खराब मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। एंड नॉट रन आफ्टर प्राइज, और उसे उपहारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एंड वर्क फॉर द राइट रीजन, और सही कार्यों के लिए कार्य करना चाहिए। और क्या होता है, ऑल दीज क्वालिटीज आर नेसेसरी इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक बनने के लिए इन सब चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, अब भैया क्या कह रहा है, एक वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे पहले उसका मस्तिष्क जो होना चाहिए एकदम फ्रैंक होना चाहिए, फ्रेश होना, उसमें किसी तरह गलत थाट नहीं होना चाहिए। फिर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मतलब सोचने की हमेशा क्षमताएं विकसित होनी चाहिए। फिर उसका विल पावर बड़ा मजबूत होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, ये सब होने के साथ साथ उसे कम्पिटिटिव, मतलब चुनौतियों वाला, जैसे कि वो कह दी तू ना कह, अरे कैसे ना कह पाए हम कह ले, इस तरह का होना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार कर, तो कहते अरे वो हाँ वो हम ना कह पाए तो गलत गया काम, तो ये क्वालिटी नहीं। ये कहा कैसे नहीं होगा, मैं कर लूँगा। ठीक, तो उस चुनौतियों को सामना करने वाला होना चाहिए। और उसका जो मस्तिष्क मतलब उसमें खराब सेंस, मतलब वो थोड़ा सा जो सोचने समझने की क्षमता हो सही होना चाहिए।
और उसे उपहारों के स्वरूप, मतलब उस उपहार के हमें हरदम इनाम मिले, इनाम के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। उसको जो सही है उसके लिए क्या करना, हमेशा निरंतर कार्य करता रहना चाहिए। आगे अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फिर आ गया क्वेश्चन, ये आपका खत्म होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड इब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग साइंटिस्ट। इब्राइट को एक वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ का क्या अहम भूमिका थी, मतलब उसकी माँ का क्या अहम भूमिका थी, यही लिखना है। या ऐसे, डिस्कस द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, कि इब्राइट को एक वैज्ञानिक बनाने में उसकी माँ का क्या रोल था, संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, पूरा अच्छी तरह से वर्णन कीजिए। तो भैया उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत से माँ ऐसे हैं, या किसी के माँ का योगदान होता है, किसी के भाई का होता है, किसी के पिता का होता है, किसी के बहन का होता है, कोई दूसरों से प्रेरणा लेता है। जरूर एक सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ जरूर होता है। अब किसका है ये वह सफल व्यक्ति ही बता सकता है, और कोई दूसरा बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा व्हेन इब्राइट्स फादर डाइड, जब इब्राइट के पिताजी मर गए, ही वॉज इन 3rd ग्रेड, वह तीसरी कक्षा में था। जब इब्राइट के पिता मर गए तो किस कक्षा में था, तीसरी। ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, या इकलौता बच्चा था, पुत्र ना कह करके बच्चा कह सकते हैं, चाइल्ड लिखा। देखिए ओनली डॉटर या ओनली सिस्टर या इस सब कहेंगे तो ओनली का मतलब इकलौता भी होता है या एकमात्र होता है। ठीक है, इसको इस भाषा में कह सकते हैं। तो ही वॉज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था। ही यूज्ड टू कलेक्ट थिंग्स, वह चीज़ों को इकट्ठा करता था। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वह तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। एंड बीकेम एन एस्ट्रोनॉमर, और एक खगोल शास्त्री बन गया। समटाइम्स ही आल्सो डिड स्टार गैजिंग ऑल नाइट, कभी कभी वह पूरी रात तारों को ध्यान से देखता था। गेज का मतलब होता है ध्यान से देखना, जिससे कभी कभी से ये काव कचकुचो ऐसा ताकत हो, जैसे होता है ना किसी चीज़ को आप बड़े ध्यान से देख रहे, काव कचकुचो ऐसा ताकत हो। ठीक है, तो वैसे करा जब रात में सोता था या तो हमेशा ऐसे तारों को ताकता था। जैसे कब से हम लोग गर्मी के सीजन में जब छत पे सोते हैं, अरे ऐसे देखिए तारों को कैसे लोग ताकते हैं। ठीक, तो ऐसे वो भी बहुत ध्यानपूर्वक देखता था। या जैसे हम लोग जब देखते हैं तो कहते हैं ना, हाई देखो हाई जो तारा चमक रहा है ये हुए वो ये है, ऐसा ऐसा गांव वाले बताते हैं, जो उनकी गांव वाली भाषा में कि मतलब कई तरह बताते हैं। ठीक है, आगे तो क्या कह रहा है, वह रात के समय तारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखता था, और देखने के बाद फिर क्या करता था भाई, हिज मदर बिकेम हिज फ्रेंड, उसकी माँ उसकी मित्र हो गई। एंड इनकरेज्ड हिम, और उसे उत्साहित करती थी। इन हिज इंटरेस्टिंग, उसकी रुचि में, मतलब और उसे उसकी रुचि में उत्साहित करती थी। एंड टेक हिम ऑन ट्रिप्स, उसे यात्राओं पर ले जाती। एंड बॉट फॉर हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड कैमरा, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा खरीदती। एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य दूसरी चीज़ों को खरीदती थी। तो इसमें से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो आप शार्ट में पढ़े हैं उसमें से आपका क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। ठीक, तो गाइज इस तरह से आपका ये जो लेसन होता है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट हो जाता है खत्म। और मैंने जितना ही आपको बताया कवर की, आप उतना ही कवर कीजिए। 100% परीक्षा में आप बहुत संतुष्ट रहेंगे मेरे बताए हुए क्वेश्चन से, आंसर से, या जो भी अल्टरनेटिव है इन सब चीज़ों से ज़रूर उतना उठा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट हो जाता है खत्म। और मैंने पहले भी कहा है कि भाई मेरे अब तो आप लोगों का समय आ ही गया है। बिगुल तो पहले ही बज चुका था,
और उस बिगुल में आज आपका हो गया 3 जनवरी 2025। अगर देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। अगर आप एक खचुए की चाल से रोज़ 2 घंटे सुबह 1 घंटे शाम इतना ही पढ़ेंगे ना, तब भी आपका होता। लेकिन जितना देर पढ़िए विथ हार्टली पढ़िए। आपके पास सबसे खतरनाक चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? मोबाइल। लोग अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारे अच्छे के लिए बनाई गई लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग होता है। ये भी अच्छे के लिए बनाई गई है लेकिन दुरुपयोग करने लगते हैं। आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए। अगर दुरुपयोग करेंगे तो आज के 10 साल बाद क्या होगा? कहा गया कि यदि आज आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो आने वाले समय 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। अब डिसाइड आपको करना है। ठीक, तो चलिए इस तरह से हमारा ये क्लास होता है खत्म। और अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य चैप्टर को लेकर के। और तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।